हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों की इसमें बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के इस क्रम में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सुकरात पूर्व राजनीतिक विचारों से अवगत कराया था। क्योंकि सुकरात पूर्व राजनीतिक विचार बहुत से हैं, सुकरात पूर्व राजनीतिक विचारकों की श्रेणी बहुत सी है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको होमर, हिसियाड, थेल्स, एनाक्सीमेंडर और एनाक्सीमेन से अवगत कराया था। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पाइथागोरस से अवगत कराऊंगा। पाइथागोरस के बारे में बताने जा रहा हूं। पाइथागोरस कौन थे, उनके क्या क्या विचार थे, इन सब बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं पाइथागोरस की तरफ। जैसा कि पाइथागोरस के नाम से ही स्पष्ट है, हम सभी लोग जानते हैं, सारे विद्यार्थी पाइथागोरस से अवगत हैं। जिन्होंने भी हाई स्कूल में मैथ पढ़ा होगा वह पाइथागोरस के प्रमेय से अवगत होंगे कि पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था। क्योंकि पाइथागोरस एक गणितज्ञ था। पाइथागोरस का जो जीवन काल होता है वह 580 ईसा पूर्व से 497 या 95 ईसा पूर्व, इसका ये जीवन काल होता है। 580 से 495 ईसा पूर्व। कहीं कहीं हमें 497 भी मिलेगा, 497 भी मिलेगा। क्योंकि जितने साहित्य का मैं अध्ययन करता हूं तो सारे अधिकांश साहित्य में डेट को लेकर डिफरेंस हो जाता है। किसी में 495 दिया होता है, किसी में 497। तो डेट को लेकर हमें बहुत कंफ्यूजन नहीं पालना है, बहुत भ्रम की स्थिति नहीं पालनी है। तो पाइथागोरस का जन्म जो होता है, क्योंकि मैं आपको पाइथागोरस के बारे में बता रहा हूं। पाइथागोरस भी एक दार्शनिक था और पाइथागोरस के पश्चात जितने भी विचारक हुए हैं, प्लेटो, अरस्तु, सबने पाइथागोरस के सिद्धांतों को अपने सिद्धांतों में अपनाया है। तो पाइथागोरस का जो जन्म होता है वह समोस में होता है। इसका जन्म समोस में होता है, समोस। यह भी एक जगह है, एक स्थान है, एक द्वीप है। जो समोस है वह एशिया माइनर के किनारे स्थित होता है। समोस एशिया माइनर के किनारे स्थित होता है। या हमें यह भी जानकारी मिलती है कि पूर्वी एजियन के एक यूनानी द्वीप पर हुआ था। इसके माता का नाम पायथायस था। मां का नाम क्या था? मां का नाम पायथायस था, मां का नाम। और पिता का नाम मनेसार्चस था, मनेसार्चस। मां का नाम पाइथायस था। मां के नाम से ही शायद इसका पाइथागोरस पड़ा हुआ होगा। पिता का नाम मनेसार्चस था। इसके पिता जो है एक व्यापारी थे, रत्नों के व्यापारी थे। पिता जो थे एक व्यापारी थे और हमेशा एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाया करते थे। तो जो पाइथागोरस होता है उसकी शिक्षा दीक्षा मां और पिता के सानिध्य में ही होती है। जैसा कि सबकी शिक्षा दीक्षा मां और पिता के सानिध्य में ही होती है, तो उसी तरह से पाइथागोरस भी अपने पिता के अधीन अधिकांश रहा करता था। क्योंकि उसके जो पिता होते हैं वह पाइथागोरस को लेकर एक स्थान से या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाया करते थे। क्योंकि वह व्यापारी थे तो यह वाजिब है कि व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने व्यापार के लिए जाया करते थे। तो जब पाइथागोरस युवा हुआ, यानी कि नौजवान जब हुआ, तो वह पोलीक्रेटस, उस समय समोस में जो सरकार होती है पोलीक्रेटस की होती है। पोलीक्रेटस की सरकार होती है समोस में। तो ये समोस में जो पोलीक्रेटस की सरकार होती है, तो इस सरकार से, पोलीक्रेटस सरकार से वह तंग आ चुका था। यह अत्याचारी सरकार होती है, यह अत्याचारी सरकार होती है। इसका शासन अत्याचारी होता है। अनेक प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं, अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। तो इसलिए पाइथागोरस इस सरकार से तंग आ जाता है और वह दक्षिणी इटली के क्रोटोन कैलेब्रिया में भाग जाता है।
वह कहां, दक्षिण इटली के क्रोटोन के केलेब्रिया में भाग जाता है, केलेब्रिया में भाग जाता है और वही शरण ले लेता है, केलेब्रिया में जाकर वही शरण ले लेता है। तो जब पाइथागोरस चूंकि अपने पिता के साथ हमेशा यात्रा पे जाया करता था, तो उसके पिता जहां जहां जाते थे वहां वहां विभिन्न लोग मिल जाते थे और उन्हीं लोगों से पाइथागोरस शिक्षा ग्रहण करता था। उसके पिता जहां जहां जाकर रहे वहां वहां पाइथागोरस शिक्षा पाया। तो अब 18 साल की आयु में, 18 साल की आयु में जब 18 साल का होता है, पाइथागोरस जब 18 साल का होता है, तो वह उसके पिता उसको लेकर कहां जाते हैं, मिलटेस जाते हैं। मिलटस या उसको मिलेशस कहते हैं, मिलेशस से नाम है मिलेशियाई संप्रदाय, जिसके प्रतिपादक होते हैं थेल्स होते हैं। थेल्स के बाद कौन होता है, एनाक्सिमेंडर होता है। एनाक्सिमेंडर के बाद कौन होता है, एनाक्सिमेंस होता है। तो वह मिलटस की यात्रा करने चला जाता है और जब मिलटस चला जाता है या मिलेशस चला जाता है तो वहां वह थेल्स के बारे में सुना था, वहां थेल्स के बारे में सुना था। थेल्स इतना महान विद्वान था कि उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। तो वह मिलटस चला जाता है और मिलटस जाकर वह थेल्स से मुलाकात करता है। किससे मुलाकात करता है, वह थेल्स से, जो एक महान दार्शनिक होता है, महान गणितज्ञ होता है, महान खगोल शास्त्री होता है। थेल्स से मुलाकात करता है और थेल्स से ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए, थेल्स से ही शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा उसने जाहिर की थी। लेकिन थेल्स काफी बूढ़े हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे, शिक्षा देने में असमर्थ हो चुके थे और इसीलिए पाइथागोरस ने एनाक्सिमेंडर को अपना गुरु बना लिया। वहां पर एनाक्सिमेंडर को यह गुरु बना लेता है अपना, और एनाक्सिमेंडर से ही वह विज्ञान सीखता है, खगोल विज्ञान सीखता है, यानी कि विज्ञान, गणित, दर्शन इत्यादि का गहराई से वह अध्ययन करता है। और बाद में यह जो पाइथागोरस होता है एनाक्सिमेंडर से काफी प्रभावित होता है, और जब प्रभावित होता है तो वह गणित काफी सीखता है, और जब गणित सीख लेता है तो पाइथागोरस क्या बन जाता है, एक गणितज्ञ बन जाता है। एक महान गणितज्ञ था जिसके सूत्र को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। उसने एक सूत्र प्रतिपादित किया जो आज भी प्रचलित है, आज भी विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसने एक सूत्र दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसने इसके प्रमेय का सिद्धांत, ये ए है, यह बी है, यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो इसने एक सूत्र दिया, ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह पाइथागोरस का प्रमेय है, जिसको हम प्रमेय कहते हैं, और इसको हम इस रूप में भी इंगित करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इस रूप में भी इंगित इसको करते हैं। तो इस तरह से वह एनाक्सिमेंडर से काफी गणित सीखता है और गणित का जानकार हो जाता है, गणित का विशेषज्ञ हो जाता है। फिर उसके पिता फिर मिस्र चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, मिस्र जाते हैं। जब मिस्र चले जाते हैं तो पाइथागोरस को भी अपने साथ साथ लेकर जाते हैं, और उसके पिता जब मिस्र जाते हैं तो मिस्र में मंदिर के जितने पुजारी होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उन पुजारियों के सानिध्य में पाइथागोरस को छोड़ देते हैं और उन मंदिर के पुजारियों से पाइथागोरस अध्ययन करने लगता है, सीखने लगता है। तो इस तरह से मिस्र में पाइथागोरस करीब 10 वर्ष तक रहा। मिस्र में पाइथागोरस करीब 10 वर्ष तक रहा। वह जाता कब है, 535 ईसा पूर्व जाता है, 535 ईसा पूर्व वह जाता है मिस्र में, और 535 से 525 ईसा पूर्व तक वह रहता है, 525 ईसा पूर्व तक वह रहता है। लेकिन 525 ईसा पूर्व में पाइथागोरस के साथ एक घटना घटित होती है। वह घटना क्या होती है, क्योंकि उस समय जो 525 ईसा पूर्व में पर्सिया का एक शासक था, कैबिसस द्वितीय, पर्सिया का शासक होता है, कैबिसिस
द्वितीय। पर्शिया के एक शासक होता है कैबिसियस द्वितीय होता है, वह मिस्र पर आक्रमण कर देता है। और जब मिस्र पर आक्रमण कर देता है, चूंकि कैबिसियस द्वितीय जो होता है वह बहुत प्रतापी शासक होता है, बहुत वीर होता है, योद्धा होता है, तो वह मिस्र को जब मिस्र पर आक्रमण कर देता है तो मिस्र को पराजित कर देता है। और जब पराजित उसने कर दिया तो मिस्र के जितने भी लोग थे उनको उसने बंदी बना लिया, कैबिसियस ने बंदी बना लिया। और उस बंदी बनाने वाले और उनमें यह पाइथागोरस भी था। पाइथागोरस को भी बंदी बना लिया जाता है। और पाइथागोरस को जब बंदी बना लिया जाता है तो कैबिसियस उसको अपने देश ले जाता है, यानी कि बेबीलोन ले जाता है, बेबीलोन ले जाता है। और बेबीलोन जाकर पाइथागोरस विभिन्न विद्वानों के संपर्क में आ जाता है, विभिन्न विद्वानों के संपर्क में आ जाता है और उनसे भी विज्ञान सीखता है, गणित सीखता है, दर्शन सीखता है, संगीत सीखता है। तो इस तरह से 525 ईसा पूर्व से 522 ईसा पूर्व तक उसका जो समय बीतता है वह कहां बीतता है? बेबीलोन में बीतता है। और 522 में फिर एक घटना घटित होती है। वह घटना क्या होती है? जो कैबिसियस द्वितीय होता है, पर्शिया का जो शासक होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब हो जाती है? 522 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु बहुत संदिग्धावस्था में होती है, यानी पता नहीं चलता है कि उसको मारा गया है, उसकी हत्या की गई है या उसने आत्महत्या किया है। कारण जो कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके मृत्यु से, लेकिन कैबिसियस द्वितीय की मृत्यु से पाइथागोरस को काफी लाभ होता है, उसको काफी प्रसन्नता होती है, क्योंकि कैबिसियस द्वितीय जो था उसके आतंक से विभिन्न प्रांत आतंकित थे और उसमें शमोस भी था। अब जब कैबिसियस द्वितीय की मृत्यु होती है तो जो शमोस होता है वह कैबिसियस द्वितीय के आतंक से मुक्त हो जाता है। जब कैबिसियस द्वितीय की मृत्यु हो जाती है फिर पाइथागोरस आजाद हो जाता है और 520 ईसा पूर्व में वह अपने देश चला आता है। कहां? शमोस चला आता है, शमोस आ जाता है, शमोस आ गया। और शमोस आकर पाइथागोरस एक स्कूल की स्थापना करता है, वह एक स्कूल चलाता है, जिस स्कूल को बाद में चलकर हम पाइथागोरियन संप्रदाय के नाम से जानते हैं, या पाइथागोरियन स्कूल या पाइथागोरियन पंथ के नाम से जानते हैं। और जब स्कूल खोल लिया तो विभिन्न लोग इसके स्कूल में पढ़ने आने लगे। वहां के जो क्रोटन समुदाय था, जो समोस का क्रोटन समुदाय था, जो क्रोटन समुदाय था, उस क्रोटन समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को सुधार लाने का प्रयास उसने किया था। उनके जो सांस्कृतिक जीवन था, जो सामाजिक जीवन था, काफी अस्त व्यस्त था और उनके अस्त व्यस्त जीवन को उसने सुधार लाने का प्रयास किया और जल्द ही इसमें सफल हो गया और उसके उन अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। पाइथागोरस के अनुयायियों की संख्या, इसके समर्थकों की संख्या अब बढ़ने लगती है और सबको अपने स्कूल में वह समाहित कर लेता है। जब वह सबको अपने स्कूल में समाहित कर लेता है तो स्कूल के लिए विभिन्न नियम बनाते हैं, विभिन्न कानून बनाते हैं, अनुशासन के नियम बनाते हैं। उसके जो नियम होते हैं स्कूल के बहुत कठोर होते थे, जैसे कि सबको सादा भोजन करना होता है, सबको अनुशासित जीवन जीना होता है, सभी विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान, दर्शन और संगीत की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाती है, यानी कि सबको गणित, विज्ञान और संगीत की शिक्षा वहां पर दी जाती है। पाइथागोरस जो होता है वह संगीत को आवश्यक मानता है, संगीत को आवश्यक मानता है पाइथागोरस। और संगीत के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और व्यायाम की शिक्षा भी दी जाती थी। जैसा कि हम ये जो बता रहे हैं आपको, यह बातें हमें प्लेटो में मिलेगी, क्योंकि प्लेटो ने बहुत कुछ थ्योरी जो है वो पाइथागोरस से ग्रहण किया है। क्योंकि पाइथागोरस संगीत को आवश्यक मानता है, व्यायाम को आवश्यक मानता है। पाइथागोरस का मानना था कि संगीत से शरीर के कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है और इसलिए पाइथागोरस वीणा का भी प्रयोग करते थे, यानी कि वीणा का धुन का भी प्रयोग वह किया करते थे, वीणा बजाते थे पाइथागोरस, क्योंकि उनका मानना होता है कि संगीत से हम शरीर के विभिन्न व्याधियों को दूर कर सकते हैं। जैसा कि प्लेटो ने भी संगीत को, मस्तिष्क के लिए संगीत को आवश्यक माना है, इसी तरह से पाइथागोरस भी मस्तिष्क के लिए संगीत को आवश्यक मानते हैं। वह कहते हैं, पाइथागोरस का यह मानना होता है
कि जो संगीत सुनने से हमारा दिमाग तरोताजा होता है, हमारा जो माइंड होता है वह फ्रेश हो जाता है। जैसे हम खुद यह अनुभव करते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव में होते हैं, तो जब तनाव में हम कोई संगीत सुन लेते हैं, धुन सुन लेते हैं, तो हमारा स्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है वह दूर हो जाता है। तो इस तरह से पाइथागोरस संगीत को बहुत ही आवश्यक मानते थे, अनिवार्य मानते थे। उनके स्कूल में जो लोग शाम को सोने जाते थे, शाम के समय जब उनके स्कूल में जब शाम को सभी विद्यार्थी सोने जाते थे तो कविता का पाठ कराया जाता था सबको, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि कविता का पाठ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त की शक्ति बढ़ती है, इसलिए सोने से पूर्व कविता का पाठ करना पाइथागोरस के स्कूल में अनिवार्य होता है। और इनके स्कूल के अंतर्गत, पाइथागोरस के स्कूल के अंतर्गत सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती थी, यानी कि लड़के और लड़कियों को सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती थी, कोई भेदभाव नहीं था। लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा के द्वार पाइथागोरस के स्कूल में खुले हुए थे। सभी लोग एक ही नियम से रहते थे, अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। जो स्कूल का नियम होता है उस नियम का सभी लोग पालन करते थे। आइए हम अब पाइथागोरस के फैमिली के बारे में जान लेते हैं कि उनके फैमिली में कौन कौन होते हैं। पाइथागोरस की पत्नी का नाम थेनो था। पत्नी का नाम क्या था? थेनो था। थेनो थेनो यह भी जो थी बहुत विद्वान थी, दार्शनिक थी और ओरफिक पंथ को मानने वाली एक दार्शनिक होती हैं। थेनो ने 2 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक का नाम इनके है ऑन वर्च्यू, दूसरी पुस्तक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन। ये 2 पुस्तकें थेनो लिखती हैं। पाइथागोरस के पास एक बेटा भी था जिसका नाम था टेलीगास और 3 पुत्रियां भी थीं। इनका नाम था डायो, अरिग्नोट और मैया। डायो, अरिग्नोट और मैया इनकी 3 पुत्रियां थीं। और ऐसा माना जाता है कि पाइथागोरस की जो मृत्यु होती है वह 90 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। 90 वर्ष की आयु में पाइथागोरस की मृत्यु हो जाती है। पाइथागोरस की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से पाइथागोरस जो होते हैं एक महान गणितज्ञ थे। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे, महान दार्शनिक थे और महान संगीतज्ञ भी थे। आइए हम अब देखते हैं पाइथागोरस के शिक्षा के क्षेत्र में या पाइथागोरस के योगदान को देखते हैं कि उन्होंने सृष्टि के बारे में क्या कहा है या फिर राजनीति के संबंध में उन्होंने क्या अपने विचार प्रकट किए हैं। आइए देखते हैं कि पाइथागोरस का धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। धर्म और विज्ञान, जैसा कि हमारा प्राचीन समाज जो है वह धार्मिक रहा है, धर्म के साथ प्राचीन समाज जो है वह विज्ञान को भी मानता रहा है। विज्ञान जैसे जो आज हम चमत्कार देखते हैं, यह पूर्व में प्राचीन शताब्दियों में, ईसा पूर्व में यह चमत्कार हो चुका होता है। तो पाइथागोरस ये मानते हैं कि धर्म और विज्ञान यह अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम धर्म को जानते हैं तो विज्ञान को जानते हैं, यदि विज्ञान को जानते हैं तो धर्म को जानते हैं। तो पाइथागोरस धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के पूरक मानते हैं और यह कहते हैं कि धर्म विज्ञान में सहायता उत्पन्न करता है और विज्ञान धर्म को समझने में सहायता उत्पन्न करता है। पाइथागोरस आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इनका यह मानना है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, यह कभी मरती नहीं है, बल्कि इसका जन्म जो होता है विभिन्न रूपों में होता है। जैसे कि पाइथागोरस पेड़ और पौधों को भी मानते हैं, आत्मा मानते थे कि उसमें पेड़ और पौधों में भी आत्मा का वास है। वह कहते हैं कि जब यह शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा विभिन्न रूपों में जन्म लेती है, विभिन्न जीवों में जन्म लेती है, यहां तक कि पेड़ और पौधे के रूप में भी आत्मा जन्म लेती है।
पाइथागोरस संख्याओं को जीवन का सार मानते हैं। जो संख्या होती है, नंबरिंग होती है, वह जीवन का सार मानते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य के जीवन से संख्याओं का संबंध है, संख्याओं का अद्भुत संबंध है। बिना संख्याओं का मनुष्य का जीवन संचालित नहीं हो सकता है। पाइथागोरस का मानना था कि यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो बना है, यह स्थिर वस्तुओं से बना है। स्थिर वस्तुओं से बना है। क्योंकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं, कुछ तत्व जो होते हैं वह स्थिर हैं, यानी कि कुछ तत्व है स्थिर हैं, और यह तत्व जब स्थिर है तो ब्रह्मांड की रचना होती है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो यह ब्रह्मांड स्थिर तत्वों से मिलकर बना है। पाइथागोरस यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन और शरीर में समानुपात है। मनुष्य के जीवन और शरीर में समानुपात है, यानी कि स्थिर अनुपात पर निर्भर है। पाइथागोरस का मानना था कि मनुष्य का जीवन और जो शरीर है, मनुष्य का जीवन और शरीर एक स्थिर अनुपात पर निर्भर है, यानी कि स्थिर अनुपात पर निर्भर है। जैसे कि यदि जीवन है तो शरीर भी है, शरीर है तो जीवन भी है। अगर जीवन में भी कहीं असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, कहीं समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो हमारे शरीर में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह से अगर शरीर में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं। और यदि हमारा जीवन में हमारे कहीं अगर गड़बड़ी होती है, जैसे कि हमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, विभिन्न व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो हमारा शरीर भी गड़बड़ हो जाता है, शरीर में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से पाइथागोरस कहते हैं कि जीवन और शरीर का आपस में अद्भुत संबंध है। यह दोनों समान अनुपात पर निर्भर है, यानी कि जीवन बढ़ता है तो शरीर बढ़ती है, जीवन कम रहता है तो शरीर कम रहती है। शरीर में समस्या होती है तो जीवन में समस्या होती है, यानी कि यह एक दूसरे पर अन्यान्योषित हैं, अन्यान्योषितता का संबंध है मानव जीवन और मानव के शरीर पर। इनका यह मानना है कि पृथ्वी गोल है। मानना इनका क्या है? पाइथागोरस का कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है और एक ऐसा जो विभिन्न ग्रह हैं, विभिन्न जो ग्रह हैं, पृथ्वी गोल, यह कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और विभिन्न ग्रह जो हैं, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न जो ग्रह हैं वह एक केंद्रीय बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक केंद्रीय बिंदु के चारों तरफ वह चक्कर लगाते हैं, सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह केंद्रीय बिंदु जो है सूर्य है। वह केंद्रीय बिंदु कौन सा है? सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य स्थिर होता है। लेकिन जैसा कि ईसाईयत विचारधारा कहती है कि सूर्य क्या है? गतिमान है, पृथ्वी स्थिर है, जिसको कि हम मध्यकालीन विचार में आपको अवगत कराएंगे। तो इस तरह से पाइथागोरस विभिन्न सिद्धांतों को देते हैं, विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को देते हैं, विभिन्न गणितीय प्रमेय का प्रतिपादन इसने किया। तो पाइथागोरस का जो प्रभाव होता है वो प्लेटो के ऊपर पड़ता है, रोमन आदि विचारकों के ऊपर भी पाइथागोरस का प्रभाव परिलक्षित होता है। पाइथागोरस ने समाज को या राज्य को 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है बुद्धि प्रधान वर्ग, बुद्धि प्रधान वर्ग। दूसरा है शौर्य प्रधान वर्ग, शौर्य प्रधान वर्ग। और तीसरा है तृष्णा प्रधान वर्ग, तृष्णा प्रधान वर्ग। यह 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। हम देखते हैं कि प्लेटो ने भी अपने रिपब्लिक में राज्य को 3 वर्गों में बांटा है, राज्य की त्रिस्तरीय संरचना प्रस्तुत किया है। तो प्लेटो ने जो ये सिद्धांत लिया था, राज्य का सिद्धांत लिया है, वो पाइथागोरस से ही लिया है। पाइथागोरस राज्य को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। बुद्धि प्रधान वर्ग, यानी कि बुद्धि प्रधान वर्ग जो होता है वह शासक होता है। शौर्य प्रधान वर्ग, जो शौर्य प्रधान वर्ग होता है वह सैनिक होता है। तृष्णा प्रधान वर्ग, तीसरा प्रधान वर्ग जो होता है वह उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होता है। तो इस तरह से पाइथागोरस ने कहा था कि राज्य में 3 प्रकार के व्यक्तियों का वास होता है, और पाइथागोरस के इसी सिद्धांत को प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शामिल किया है और इसी आधार पर न्याय का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, उसने त्रिस्तरीय संरचना प्रस्तुत की है और प्लेटो ने कहा है कि 3 स्तर जो हैं, यानी कि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग जो हैं वह अपना अपना काम करते रहें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तभी राज्य में या समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है।
पाइथागोरस के अनुयायियों को हम प्रकृतिवादी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति का निरीक्षण करते हैं और प्रकृति में जितने भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी प्राकृतिक चीजें होती हैं, उसको राज्यों की प्रकृति पर तुलनात्मक ढंग से लागू करते हैं। यानी कि यह प्रकृति को और राज्य की तुलना करते हैं। जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन होता है वैसे राज्य में ही परिवर्तन होता है। तो पाइथागोरस के शिष्य क्रोटन ने एक क्लब की स्थापना की। क्रोटन पाइथागोरस का शिष्य होता है। क्रोटन एक क्लब की स्थापना करता है, क्लब की स्थापना करता है और इस क्लब में करीब 300 युवक होते हैं। 300 युवक होते हैं। इस 300 युवकों को वहां पे शिक्षा दी जाती थी। उनको गणित का ज्ञान कराया जाता था, दर्शन का ज्ञान कराया जाता था, संगीत का ज्ञान कराया जाता था, ताकि वह उज्जवल भविष्य, समाज के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। यानी कि उपयुक्त समाज और राज्य के निर्माण में वह सहयोग दे सकें। क्योंकि पाइथागोरस के अनुयायी कहते थे कि मित्रों की संपत्ति साझी वस्तुएं हैं। मित्रों की संपत्ति साझी वस्तुएं हैं, साझी वस्तुएं हैं। मित्रों की संपत्ति साझी वस्तुएं हैं, पाइथागोरस के अनुयायी कहा करते थे। यानी कि जो मित्रों की संपत्ति है वह हमारी संपत्ति है। और इसी आधार पर प्लेटो ने साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने साम्यवाद का जो प्रतिपादन किया है उसका साम्यवादी विचारधारा पाइथागोरस से प्रेरित है। पाइथागोरस से प्रेरित है, या हम यूं कह सकते हैं कि पाइथागोरस का प्रभाव प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा के ऊपर है। क्योंकि मित्रों की संपत्ति साझी वस्तुएं होती हैं, यानी कि किसी मित्रों की जो संपत्ति होती है वह सबकी संपत्ति होती है। लेकिन जो पाइथागोरस होता है वह व्यक्तिगत संपत्ति को मानता है। वह व्यक्तिगत संपत्ति की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। पाइथागोरस कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि बिना संपत्ति का व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। पाइथागोरस दो प्रकार की शिक्षाओं की बात करता है। पहला एक शरीर और दूसरा आत्मा। वह दोनों को प्रशिक्षित करना चाहता है। शरीर के लिए वह औषधि को अनिवार्य मानता है कि शरीर के लिए औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां औषधि का तात्पर्य क्या है? खान पान से है। खान पान और संयमित जीवन से है। खान पान और संयमित जीवन से है। संयमित जीवन से है। और यहां आत्मा यानी कि आत्मा के लिए वह संगीत को आवश्यक मानता है। संगीत को आवश्यक मानता है। संगीत का तात्पर्य यहां क्या है? दर्शन से है। तो हम देखते हैं कि पाइथागोरस शरीर के लिए शरीर के लिए औषधि को महत्वपूर्ण मानता है। औषधि क्या होती है? शरीर को व्यवस्थित रखती है, शरीर की बीमारियों को दूर करती है। तो वह खान पान और संयमित जीवन को ही शरीर के लिए आवश्यक मानता है। वह कहता है कि उचित खान पान से हम शरीर को व्यवस्थित रख सकते हैं, शरीर को विभिन्न रोगों से दूर कर सकते हैं। जिसे अधिक खा लें हम तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कम खाने से भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो इस तरह से एक संतुलन होना चाहिए, हमारे खान पान और शरीर के हिसाब से संतुलन होना चाहिए, ताकि हमें कमजोरी भी महसूस न हो और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का घर भी न बने। तो यह संयमित जीवन जीने के पक्ष में होते हैं और उचित खान पान के लिए उचित खान पान की बात करते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस कहता है कि खान पान ही शरीर के लिए औषधि है। हम अधिक खा लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, कम खाएंगे तो भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें संयमित या संतुलित जीवन यापन करना चाहिए। खान पान में संतुलन हमें करना चाहिए। इसी तरह से आत्मा के लिए संगीत को आवश्यक मानते हैं। संगीत का तात्पर्य क्या है? दर्शन से है। यानी संगीत का तात्पर्य यहाँ क्या है? दर्शन का ज्ञान है। यानी कि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर हमारा जीवन बेकार रहेगा। हमारा ज्ञान नहीं रहेगा, हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा तो हम अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से, संतुलित तरीके से जी नहीं सकते हैं। तो चूंकि पाइथागोरस के समय सब गणित की शिक्षा दी जाती थी। गणित की शिक्षा पाइथागोरस के समय गणित की शिक्षा जोरों पर थी, विज्ञान की शिक्षा जोरों पर थी, दर्शन की शिक्षा जोरों पर थी और इसके साथ साथ संगीत की शिक्षा भी जोरों पर होती है। यानी कि इन्हीं विषयों का मुख्यतः शिक्षा दिया जाता था। इन्हीं विषयों की शिक्षा लोगों को दी जाती थी।
तो इस तरह से पाइथागोरस को हम एक गणितज्ञ के रूप में देखते हैं, एक दार्शनिक के रूप में देखते हैं, एक संगीतज्ञ के रूप में देख सकते हैं और खगोल शास्त्री के रूप में भी देख सकते हैं। क्योंकि पाइथागोरस पुनर्जीवन में विश्वास करता है, वह आत्मा में विश्वास करता है, वह यह मानता है कि आत्मा अमर है, अनश्वर है और एक योनि से दूसरे योनि में यह भ्रमणशील होती रहती है। तो हम पाइथागोरस के इन विभिन्न सिद्धांतों को, चूंकि पाइथागोरस ने जो सिद्धांत दिए हैं वह एकबद्ध नहीं, एकत्रित नहीं है, वह बिखरे हुए रूप में है। क्योंकि पाइथागोरस ने कोई किताब नहीं लिखी है, तो पाइथागोरस के जो विचार हैं विभिन्न थ्योरी से, विभिन्न चिंतकों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमें प्लेटो से प्राप्त होते हैं, अन्य विचार एनाक्सीगोरस से प्राप्त होते हैं इत्यादि, जैसे हेराक्लाइटस से प्राप्त होते हैं। विभिन्न विचारकों से हमें पाइथागोरस के बारे में, उसके जीवन शैली के बारे में, उसके विचारों के बारे में प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हेराक्लाइटस और उसके बाद के चिंतकों के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।